हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, चेंज ऑफ द वेरिएबल इन अ ट्रिपल इंटीग्रल। ये बहुत ही ज्यादा खास टॉपिक मैं बोलूंगा और इससे आप लोगों के जो सम्स है बहुत ही ज्यादा इजी हो जाते हैं। चाहे वो आप लोगों को वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर निकालना हो, वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड निकालना हो, कुछ भी ऐसी चीज निकालना हो, बहुत ही ज्यादा इजी इस टॉपिक से हो जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है। जो भी आप लोगों की प्लेलिस्ट मतलब की है, जो भी आप लोगों के सिलेबस रिलेटेड है, आप लोग वो प्लेलिस्ट को जरूर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चेंज ऑफ द वेरिएबल्स इन अ ट्रिपल इंटीग्रल इस टॉपिक को। समझेंगे कि यहाँ पे हम दरअसल काम कर क्या रहे हैं। बड़ा सीधा सा है, जैसा है नाम है, जैसा भी नाम है, यहाँ पे चेंज ऑफ द वेरिएबल्स इन अ ट्रिपल इंटीग्रल मतलब हमें अपने जो वेरिएबल्स एक्स वाई और z जो हमारे पास ये वेरिएबल थे, आज हम उन वेरिएबल्स को किसी और फॉर्म में चेंज कर देंगे। कॉस थीटा में मतलब r और थीटा और फाई, ये बेसिकली वेरिएबल्स माने जाएंगे। r थीटा और फाई, इनमें हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के साथ डील करते समय अब किस किस बातों का हमें ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना आप लोगों का बहुत जरूरी काम है यार। ये बहुत जरूरी, अगर ये चीज समझ में ना आई तो आप लोगों को ये टॉपिक ही नहीं समझ में आने वाला। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे पास जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, वो दरअसल होते क्या है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, वो दरअसल होते क्या है। दरअसल हम यहाँ पे यार एक्स को ना चेंज करने वाले हैं एक नए वेरिएबल में। ठीक है, अब वो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग यहाँ पे x को हमेशा एक चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज r साइन थीटा कॉस फाई, ये चीज। ऐसे ही सेम y के लिए एक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी, दैट इज r साइन थीटा साइन फाई। और लास्ट z के लिए भी आप लोगों के पास यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज z इज इक्वल टू दी r cos थीटा। ठीक है, अब ये जब सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे पास जो वेरिएबल है वो तो चेंज हो गया। एक्स वाई जेड की जगह पे अब आप लोगों के पास आर साइन आर थीटा और फाई, ये चीजें आ रही है ना। तो यहाँ पे जब अपने को इंटीग्रेशन करने को बोला जाता था कि भाई आप लोग इंटीग्रेशन करें, जो जब भी आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड है और विद रिस्पेक्ट टू द डी एक्स है, डी वाई एंड डी जेड, आप लोग बड़ा सिंपली इंटीग्रेशन कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप लोग सिंपल है यार काम। देखो यहाँ पे ट्रिपल इंटीग्रेशन का साइन लगाया, जो कि ओरिजिनल जैसे पहले आया, एक्स की जगह पे आप लोग बस यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, आर साइन थीटा कॉस फाई। मतलब जो फंक्शन है, फंक्शन में जहां जहां पे एक्स आएगा हम लोग वहां पे आर साइन थीटा कॉस फाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वैसे ही जहां पे वाई आ रहा है वहां पे हम लोग आर साइन थीटा साइन फाई ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और ऐसे ही जेड के लिए भी हम लोग आर कॉस थीटा ये चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है ना, बस एक चीज यहाँ पर एक और नहीं है, जो कि होता है यहाँ पे जैकोबियन। ठीक है, जैकोबियन। अब ये जैकोबियन क्या चीज है, डी आर डी थीटा डी फाई, ये तो इंटीग्रेशन के आएंगे ही आएंगे। जैकोबियन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोगों ने डबल इंटीग्रेशन समझा होगा मेरे से, उसकी वीडियोस भी ऑलरेडी पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में। डबल इंटीग्रेशन के टाइम पे भी यहाँ पर हम लोग जैकोबियन लिखते थे, लेकिन वहां पर जो जैकोबियन की वैल्यू थी वो जस्ट आर थी। ठीक है ना, ये थी फॉर द डबल इंटीग्रल, जब आप लोग सिंपल सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, इंटीग्रल कर रहे थे, है ना, ये डबल इंटीग्रेशन की थी। लेकिन फॉर द ट्रिपल वेरिएबल, ठीक है, फॉर द ट्रिपल वेरिएबल, ठीक है, और जब आप लोग खास करके ये चीजें, ये वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स और वाई और जेड की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस केस में जो जैकोबियन की वैल्यू होती है हमारे पास वो हो जाती है आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी कि अब आप लोगों का जो इंटीग्रल है वो दरअसल इस तरीके से लिखा जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यही सारी चीजें, आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई, कमा आर कॉस थीटा। और यहाँ पे जैकोबियन की जगह पे आप लोग ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन थीटा। अब इंटीग्रेशन है वो चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू जिसके मर्जी कर सकते हैं, पहले वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों के पास लिमिट्स किसके अकॉर्डिंग है, बट ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है, बट ओनली फॉर द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना,
क्योंकि हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में यही सब्स्टिट्यूशन हमेशा करेंगे ही करेंगे। अब एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि क्या क्वेश्चन आता है, कैसे ये इजी कर देता है, और जो लिमिट्स रहती हैं वो आर की, थीटा की और फाई की, ये लिमिट्स क्या क्या रहती हैं आप लोगों के पास। मतलब ये ऑलमोस्ट ना फिक्स ही है कि आर की लिमिट ये आने वाली है, थीटा की लिमिट ये आने वाली है, फाई की लिमिट ये आने वाली है। ये फिक्स है पूरे पूरे ट्रिपल इंटीग्रल के सम्स में, जब भी आप लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उसी केस में ये फिक्स्ड है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को करके बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों के पास है एक सम दे रहा हूं मैं, जैसे हमें सिर्फ बोल रहे हैं कि इवेल्युएट करके बताइए, इवेल्युएट, ठीक है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड। यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो मतलब जो एरिया है, जो रीजन है जिसके अकॉर्डिंग हमने करना है वो कुछ ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब आप लोग ये जानते हैं वैसे भी ये जो इक्वेशन होती है आप लोगों के पास सफेयर की इक्वेशन होती है ना। अगर ये सफेयर की इक्वेशन भी होती है, अगर हम इनको चेंज भी कर दे अपने इन कोऑर्डिनेट्स को इनटू द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स बाय सब्स्टिट्यूटिंग, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। नाउ चेंजिंग the variables, changing the variables into spherical coordinates, spherical coordinates, या ठीक है वो कैसे मिलेगा, जब आप लोग x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, r sin थीटा cos फाई, और y की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं r sin थीटा साइन फाई, और z की जगह पे आप लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं r cos थीटा। ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स रहने वाली है, और साथ में हम लोग जैकोबियन की भी वैल्यू रखने वाले हैं, दैट इज r स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। अब जब इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स आएंगी, मैं कह रहा हूँ वो फिक्स रहने वाली है, r की लिमिट फिक्स रहेगी, थीटा की लिमिट फिक्स रहेगी, फाई की लिमिट तक फिक्स रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजन भी लिख लेते हैं, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन v, ठीक। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग यार पहले केसेस में लिखते थे v इज इक्वल टू द, वहां पे वेरिएबल्स एक्स वाई जेड लिखे जाते थे, यहाँ पे हम लोग वेरिएबल्स कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, r थीटा और फाई लिख लेते हैं, सच दैट क्या रहेंगे, अब जब लिमिट आएगी ना r की, वो हमेशा 0 से लेकर 1 तक की आएगी, हमेशा 0 से लेकर 1 तक की आएगी, ठीक है। ये 1 क्या है, 1 यहाँ पर आप लोग रेडियस का देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 है ना वैल्यू, ये 1 है, तो हमेशा यहाँ पर ऑलमोस्ट 95% केसेस में आप लोगों को यहाँ पे 1 ही गिवन होता है, ठीक है। सो वहां पर लिमिट आप लोगों की 0 to 1 ही आने वाली है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट लिमिट फॉर द थीटा, जो थीटा की लिमिट्स होती हैं, ठीक है, थीटा की लिमिट्स यहाँ पर ये भी फिक्स रहने वाली हैं, ये हमेशा हमारा जो थीटा है वो 0 to पाई जाएगा, और जब फाई की बात करें, फाई की जो लिमिट रहेगी वो हमेशा आप लोगों के पास 0 to 2 पाई ये रहती है। ये पक्की बात है यार, ये लिमिट फिक्स रहने वाली है। अगर तो आप लोगों के पास सिंपल ये वाली इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये सारा करने के बाद अब होने क्या वाला है देखिएगा जी, हम लोग अपने इसी इंटीग्रल में, ठीक है, जो भी हमें इंटीग्रल दिया गया था, हम लोग ये रहा इंटीग्रल ना, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं बस, हाँ। अब जब हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, टू फाइंड द, या टू सॉल्व द सम, टू सॉल्व, ठीक है, द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, टू सॉल्व द रिक्वायर्ड इंटीग्रल, टू सॉल्व द रिक्वायर्ड इंटीग्रल हमें क्या करना पड़ेगा, देखिएगा जी, यहाँ पे इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन करनी है, किसकी इंटीग्रेशन करनी है, जेड स्क्वायर की करनी है, डी एक्स डी वाई और डी जेड ये चीज थी, और यहाँ पे जो रीजन था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये था। होने क्या वाला है भाई, सीधी सी बात है, जेड स्क्वायर की जगह पे उस सब्स्टिट्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर दो, जो कि यहाँ पे थी जेड की वैल्यू आर, आर कॉस थीटा, ये था ना, ये देखिए आर कॉस थीटा था, जेड स्क्वायर बन जाएगा दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज आ गई। अब जब डी एक्स डी वाई और डी जेड इनकी बारी आएगी, मैंने बताया ना यार, ये जो डी एक्स डी वाई और डी जेड है, इसी चीज को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैकोबियन डी आर डी थीटा डी फाई, ये हम इसको रिप्लेस करते हैं, तभी डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह पे ये आता है, इन शॉर्ट ये आता है, ठीक है।
सो जैकोबियन की वैल्यू तो अभी आप लोगों को बता दी कि जैकोबियन हमारा फिक्स रहता है, दैट इज आर स्क्वायर साइन थीटा, ये जैकोबियन आ गया। और साथ में कुछ और तो आएगा ही नहीं, दैट इज ओनली अब अपने पास डी आर आएगा, डी थीटा आएगा और डी फाई आएगा। और जो लिमिट्स हैं वो लिमिट्स आप लोगों के पास सारी की सारी लिमिट्स देख सकते हैं आप लोग, कांस्टेंट आ रही है लिमिट, ठीक है ना, कोई भी किसी भी वेरिएबल्स में नहीं। अगर कोई भी किसी भी वेरिएबल में नहीं है, हमने पहला क्वेश्चन करा था फॉर द ट्रिपल इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने ये चीज सीखी थी, पूरी पूरी सीखी थी कि हम लोग कैसे करते हैं। जैसे यार मान लो मैं लिमिट्स लिख देता हूँ यहाँ पे, मान लो मैं आर की लिमिट यहाँ से 0 to 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं थीटा की लिमिट लिख देता हूँ 0 to पाई, एंड देन फाई की लिमिट लिख देते हैं, फाई लिमिट वेरी फ्रॉम 0 to 2 पाई। और यहाँ पर आप लोग ऐसे फंक्शन लिख रहे हो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे अरे यार आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैकोबियन की जगह जेड की जगह पे पुट करें ना, कॉस स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा, और फिर आ जाएगा डी आर डी थीटा और डी फाइव। जब आप लोगों के पास ये चीजें सारी की सारी मल्टीप्लीकेशन में हो, वेरिएबल्स मल्टीप्लीकेशन में हो, साथ में लिमिट्स आप लोगों की कांस्टेंट हो, आप लोग हर एक इंटीग्रल को उसके उसके लिमिट्स दे सकते हैं, उसको उसका विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 to 1 लिख रहा हूँ, तो जितनी पावर r की मेरे पास यहाँ पे मिल रही है, जैसे r रेज़ टू पावर 4 मिल रहा है, तो मैंने उनको एक तरीके का सेपरेट कर दिया, ठीक है, इनटू, क्योंकि सारी चीजें इनटू में थी। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फ्रॉम थीटा इक्वल टू 0 to पाई। अब थीटा वाली जो भी लिमिट है, जैसे यहाँ पे है थीटा की लिमिट कॉस स्क्वायर थीटा इनटू द साइन थीटा, ये है, तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द थीटा कर लेंगे। साथ ही में यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो फाई की है, फाई वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, और फाई का कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे फाई का नहीं है, सो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा एंड वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द डी फाई। अच्छा, अब नाउ r रेज़ टू पावर 4, अगर आप लोग r रेज़ टू पावर 4 की इंटीग्रेशन करेंगे, दिस इज गोइंग टू गिव यू r रेज़ टू पावर 5 बाय 5 एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम द 0 to 1। सिमिलरली आप लोग इस, चलो इसका तो मैं अभी आप लोगों को एक नया फार्मूला भी बताऊंगा, इनटू, अगर आप लोग 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, एज आई टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लासेस, दैट सीधा सीधा फार्मूला रहता है, यू कैन सिंपली राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो इफ आई राइट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई विल गेट 2 पाई माइनस 0, हमें ये चीज मिल जाएगी। अब बात आती है यहाँ पे, जब ऐसी चीज हो इंटीग्रेशन करनी हो हमें फ्रॉम 0 to पाई की कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसकी इंटीग्रेशन क्या रहती है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज बताने जा रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये हमेशा यहाँ पर काम आने ही वाला है। जब भी आप लोग डबल इंटीग्रल या ट्रिपल इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में साइन और कॉस आएगा, ये हमेशा काम आएगा ही आएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं वेलिज फार्मूला, वेलिज फार्मूला। अब ये वेलिज फार्मूला होता क्या है, देखिएगा जी, जब भी अपने पास लिमिट 0 to पाई बाय 2 हो, 0 to पाई बाय 2, और यहाँ पे आप लोगों के पास साइन रेज टू पावर एम एक्स हो, कुछ भी साइन रेज टू पावर एम एक्स हो, ठीक है, हमेशा यहाँ पर जो आप लोगों को आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, m माइनस 1 अपॉन एम इंटू एम माइनस 3 अपॉन एम माइनस 2 इंटू एम माइनस 5 अपॉन एम माइनस 4, इस तरीके से मिलता जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से मिलता जाएगा, लास्ट में जीरो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में एक चीज है, जो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 2, ठीक है, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन ये पाई बाय 2 कब मल्टीप्लाई होगा, इफ m इज इवन। अगर m आप लोगों के पास इवन है तभी आप लोगों ने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करना है, वरना मल्टीप्लाई नहीं कराना पाई बाय 2 को, ये बात याद रखना। पाई बाय 2 ओनली मल्टीप्लाई इफ m इज इवन, यहाँ पे लिख लो ओनली मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑड है तो हमने बिल्कुल भी मल्टीप्लाई नहीं कराना, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, इफ m इज ऑड, इफ m इज ऑड, डू नॉट मल्टीप्लाई भी, डू नॉट मल्टीप्लाई विद पाई बाय 2, फिर उस केस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं कराना पाई बाय 2 के साथ। अब यही सेम फॉर्मूला 0 to पाई बाय 2, मान लो यहाँ पे cos रेज टू पावर nx हो, ठीक है, तब भी आप लोगों का ये फॉर्मूला जो रहेगा वो ऑलमोस्ट सेम ही है, n माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस 3 अपॉन n माइनस 2 इंटू n माइनस 4 अपॉन, नहीं n माइनस 5 यहाँ पे आएगा, n माइनस 5 अपॉन n माइनस 4 इंटू, ठीक है, ये सारा का सारा एज इट इज, यहाँ पर भी सेम चीज होगी, इंटू पाई बाय 2, इंटू पाई बाय 2 ओनली इफ n इज इवन,
ठीक है, यहाँ पे इंटू पाई बाय टू तभी करेंगे जब आप लोगों के पास n इज इवन है। अब ये फॉर्मूला कुछ याद कैसे रख सकते हैं, बड़ी सीधी सी बात है यार, पहले तो भाई सेम पावर आती है, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे सेम पावर आ रही है, फिर पावर में से एक कम होता है वो ऊपर आता है, और फिर पावर में से दो 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 सब जगह पे कम होते जाते हैं। जैसे यहाँ पे m-1 था, यहाँ पे m-3 आया, तो यहाँ पे -2 हो गया। ऐसे ही सेम फिर -2 इसमें से भी हो गया, यहाँ पर भी सेम ऐसे चल रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, इस तरीके से। और सेम कंसेप्ट फॉर द कॉस भी है। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, कि यार अगर दोनों का कंबाइंड आ जाए, जैसे 0 टू पाई बाय 2 आ जाए, और यहाँ पर लिखा हो sin रेज टू पावर mx, और यहाँ पे लिखा हो cos रेज टू पावर nx dx, तब कैसे आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे? तब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये चीजें सिमिलर ही है। ठीक है, सिमिलर कैसे है भाई, ये देखो, यहाँ पे पहले तो हम कर देंगे इन दोनों का प्लस, m प्लस एन कर देंगे। ठीक है, m प्लस एन कर दिया। अगर यहाँ पर m प्लस एन करें ना, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आप लोगों को मिलेगा सिंपल सिंपल सिंपल, अलग अलग से। मैं बता दूं यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं सोचना कि भाई ऊपर वाले में एक कम कर देना, ऐसा नहीं है यार, सीधा सा है। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट m-1 लिखेंगे, m-1, और फिर m-3, ऐसे करके चलता रहेगा। और सिमिलर उसके लिए भी n-1, यहाँ पे n-3, ऐसा चलता रहेगा। यहाँ पे बस ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर मतलब दोनों की पावर का हम लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड लिखा जाता है, डिनोमिनेटर में कंबाइंड है, ऊपर इंडिविजुअल इंडिविजुअल पावर लिखी जाती है, इंडिविजुअल। ठीक है, अगला क्या आ जाएगा फैक्टर, m+n-2, ये इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने पाई बाय 2 के साथ तभी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर भी इंटू पाई बाय 2 आता है, लेकिन हमें मल्टीप्लाई तभी करना है इफ बोथ, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ m+n इज इवन, नहीं m+n इवन नहीं, यहाँ पे लिखते हैं इफ बोथ m एंड n आर इवन। ठीक है, इफ बोथ m एंड n आर इवन, जब दोनों के दोनों इवन हो तभी आप लोगों ने मल्टीप्लाई यहाँ पे कराना है विद रिस्पेक्ट टू द विद पाई बाय 2। अगर कोई एक है ना तब नहीं कराना, ये याद रखना, जब भी कोई एक है तब नहीं कराना। चलो, अब अगर मैं यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाना शुरू करूँ, देखना जी, यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो था वो था 0 टू पाई था, 0 टू पाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। एक काम यहाँ पर और करेंगे, वो काम क्या है यार, दरअसल आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। आप लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन जब आप लोग क्लास 12th में पढ़ते थे, वहां पर आप लोगों के पास एक प्रॉपर्टी होती थी कि अगर अपने पास कुछ फॉर्मेट ऐसा आ जाए, f ऑफ 2a माइनस एक्स आ जाए, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन और f ऑफ x का इंटीग्रेशन सेम रहता है। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन सेम रहता है कब, जब भी अपने पास f ऑफ 2a माइनस एक्स का आंसर f ऑफ x होता है। ठीक है, ये चीज हमेशा अपने पास आंसर सेम ही देती है। अब जैसे यार यहाँ पे ये आंसर सेम आता है ना, जब ये चीज सेम हो तब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी जा सकती है। अच्छा, एक और चीज, थोड़ी सी प्रॉपर्टी में भी मैं चेंजेस करता हूँ, 0 टू 2a लिखा हो, यहाँ पे 0 टू a लिमिट हो जाती है, ये बात भी है, और साथ में इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एक्चुअल प्रॉपर्टी ये। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने अपनी क्लास 12th में पढ़ी थी, 6th या 7th प्रॉपर्टी थी, ऑड इवन से पहले एनसीईआरटी में लिखी होती है, आप लोग उसको देख सकते हैं, वरना ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि क्या मेरी ये लिमिट जो है क्या कुछ ऐसा काम करती है कि नहीं करती, एक बार हम लोग लिमिट को भी चेक करते हैं। चलो करता हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लिमिट को चेक। जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी जो फंक्शन मुझे गिवन था, या थीटा की फॉर्म में, तो थीटा की फॉर्म में लिख देता हूँ, एफ ऑफ थीटा मुझे गिवन था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू द साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखूं, क्योंकि मेरा जो ए 2a है ना, ये पार्ट जो है, ये पार्ट, ये मेरा पार्ट 2a ही तो है, एक तरीके का 2a। अगर मैं यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखूं तो मुझे देखना क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा इंटू साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, ये चीज मिल जाएगी। अब कॉस स्क्वायर, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बन गया। ठीक है ना, चाहे वो मतलब नेगेटिव का आ सकता था, ठीक है, बट नेगेटिव का क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर स्क्वायर पावर थी, उसकी वजह से मैंने उसको पॉजिटिव में लिख दिया। और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा विल बी रिटन लाइक दिस साइन थीटा, और आप लोग जो क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, तो यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई कि एफ ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू योर एफ ऑफ थीटा। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने इस इंटीग्रेशन को 0 टू
इसका हाफ, जैसे 2a का हाफ करा ना, 2a का हाफ करा तभी तो यहाँ पे a आया। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे हम लोग पाई का भी हाफ कर लेंगे, इस वाले पाई का हाफ कर लेंगे। यहाँ पे पाई था ना, तो पाई का हाफ अगर मैं कर दूं, यह आ जाएगा पाई बाय 2। साथ में मुझे क्या कराना पड़ेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और जो मेरी लिमिट है वो ऐसे ही अब मैं लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। ये मेरा फंक्शन लिखा गया, 0 to π/2 लिमिट। तो ये इतना स्टेप मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप लोगों को एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। ठीक है, नाउ अब लास्ट स्टेप रह गया है जिसमें हम लोग लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यूज फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, बच्चों को ऐसा रहता है कि सर वैल्यूज फार्मूला लगा दिया, उसमें वैल्यूज पुट करनी है। अरे नहीं, वो ऑलरेडी आप लोगों के पास लिमिट को सॉल्व करके ही है, सारा का सारा आंसर ना लिमिट्स को सॉल्व करके ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, मैं इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ। यहाँ से यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, r⁵5/5, दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/5 माइनस 0। ये तो आप लोगों को ये मिल जाएगा। यहाँ पे इंटू 2 है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। जैसा कि मैंने बताया था यार, अगर वहां पे 2 है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, नीचे तो 2 - 1 करेंगे ना पहले, 2 - 1। इसके बाद कुछ भी नहीं आ सकता क्योंकि वो चला जाएगा, 2 - 3 चला जाएगा। हम लोग नेगेटिव में नहीं लिखते, तो ये चीज बस इतना रुक गया, कॉस की पावर इतनी ही सॉल्व हो पाएगी। अब बात करते हैं साइन की। साइन के केस में क्या हो जाएगा, साइन की पावर तो है 1। अब आप लोग अगर 1 - 1 करेंगे वो भी काम खराब है, क्योंकि वो उससे तो आप लोगों को 0 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे 0 इस तरीके से नहीं लिखना होता। ठीक है, अगर 1 - 1 आ रहा है कोई बात नहीं, हमें वो लगाने नहीं है, हमें सिर्फ 1 ही लिखेंगे उसकी जगह। ये बात ध्यान रखना, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर 0 ऐसे ही नहीं लिख देना। अगर 1 - 1 बन रहा है या नेगेटिव, हमें नेगेटिव तक भी नहीं जाना, हमें 0 तक भी नहीं जाना। ठीक है, अपॉन, अपॉन में क्या आता था, दोनों का सम आता था। जैसे यहाँ पर पावर एक है 2, एक है 1, तो दोनों का सम करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 में से 2 आप लोग कम कर दें तो ये 1 आ जाएगा। अब इंटू π/2 करेंगे कि नहीं करेंगे, सोचिए जरा। क्या ये पावर और ये पावर दोनों दोनों इवन है? नहीं है। अगर दोनों पावर इवन नहीं है तो हम लोग यहाँ पे इंटू π/2 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है इस इंटीग्रल का। इनटू लास्ट में क्या रह गया, ये जो 2π - 0 वाला था, यहाँ पे 2π रह जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव यू, देखना अभी क्या आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे ये मिलेगा 1/5, यहाँ पे आया 2, 2 - 1 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2π। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अपना जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 4π/15 आ रहा है। ठीक है, 4π/15 आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप का एक सम है। बड़ी ही लंबी वीडियो चलेगी लगता है मुझे, बट इतना नहीं है। बट आप लोगों को पूरा पूरा हर एक कंसेप्ट यहाँ पे समझ आया होगा कि कैसे हमने यहाँ पे शुरुआत करी थी, कैसे कोऑर्डिनेट्स को चेंज करा था स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। देन उसके बाद क्वेश्चन लिखा गया, क्वेश्चन में हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करी है और फिर अपना आंसर लिखा। अच्छा, ये क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा तरीकों से पूछा जा सकता है। मान लो स्टेटमेंट में जैसे मैंने यहाँ पे अभी स्टेटमेंट आप लोगों को दी थी, z² के साथ दी थी, dx dy और dz इस तरीके से दी थी, है ना। ये स्टेटमेंट आप लोगों को कुछ इस तरीके से भी कह सकते हैं कि y² dx dy और dz इसका निकालो, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं x² dx dy और dz का, सॉरी, dx dy और dz का भी निकालो। ठीक है, तो आप लोगों का ये काम रहेगा कि कैसे आप लोग इसका आंसर इवेल्युएट करते हैं, कैसे आप लोग इसका आंसर इवेल्युएट करते हैं। एक हिंट मैं जरूर आप लोगों को दे देता हूँ, इसका जो आंसर आने वाला है ना वो बिल्कुल सेम आएगा, दैट इज द 4π/15। इसका भी आंसर 4π/15 आएगा, इसका भी आंसर 4π/15 आएगा और इसका भी आंसर 4π/15 आएगा। करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट y की जगह पे आप लोगों को जो अपनी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आप जिसमें चेंज करते हैं उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। इस केस में आप लोगों को x की जगह पे जो वैल्यू हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए पुट करते हैं, आप लोगों को उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर इनका आंसर 4π/15 है, 4π/15 है, 4π/15 है, कभी कभी एग्जाम में कुछ इस तरीके का भी यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ भाई कैसे कैसे यहाँ पे बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई इंटीग्रेशन करो x² + y² + z² ओवर द dx dy और dz, और साथ में यही है ओवर द रीजन x² + y² + z² <= 1, ये वाला रीजन। तो इसमें अगर आप लोग करना चाहें, आप लोग कैसे करेंगे भाई, बड़ी सीधी सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है।
मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई इंडिविजुअल इंडिविजुअल का आंसर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, प्लस इंडिविजुअल केस में यहाँ पे भी वाई स्क्वायर और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, और प्लस है इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई और डी जेड, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे भी डी एक्स डी वाई डी जेड, यहाँ पे भी डी एक्स डी वाई और डी जेड। यहाँ पे इनका आंसर कैसे आएगा भाई, वैसे इतना बड़ा क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं कभी, बट स्टिल अगर आ जाए आप लोगों के एग्जाम में तो क्या हो जाएगा भाई, आप लोगों को पता है इनका आंसर क्या आने वाला है, 4π/15, इसका भी आंसर 4π/15 आने वाला है, और अगले वाले का भी आंसर आप लोगों को 4π/15 आने वाला है। तो लास्ट में आप लोगों को इनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट 4π/5, क्योंकि इंटू 15 आ गया, ये देखो ये 15 हो गया और ये 3 टाइम्स आ रहा है, अब ये 3 और ये 15 कट जाएगा, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 4π/5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों के पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आज मैंने अभी तक का सिर्फ पहला ही सम आप लोगों को करवाया है, इसके बाद मैं एक और सम आप लोगों को करवा देता हूँ, सो दैट आप लोगों को थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाए। ठीक है, एक लास्ट सम और करते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सम है बट है थोड़ा सा डिफरेंट इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना जी, यहाँ पे आता है सेम केस, ऐसा ही कुछ कह रहा हूँ, इवेल्युएशन का ही आता है, इवेल्युएट ट्रिपल इंटीग्रल, फंक्शन है यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे फंक्शन है आप लोगों के पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, साथ ही में डी एक्स डी वाई डी जेड ओवर द रीजन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन पॉजिटिव ऑक्टेंट। अब ये पॉजिटिव ऑक्टेंट एक नई चीज है। ठीक है, पॉजिटिव ऑक्टेंट मतलब होता है भाई जिसमें आप लोगों के पास x की वैल्यू भी पॉजिटिव आए, y की वैल्यू भी पॉजिटिव आए और z की वैल्यू भी पॉजिटिव आए। आप लोग थ्री डिमेंशनल में जब भी बात करते हैं आप लोगों को पता होगा ये चीज, भाई क्वाड्रेंट भी होते हैं, है ना। जैसे आप लोगों के पास 2 डायमेंशन में 1 2 3 और 4, ये 4 क्वाड्रेंट होते थे फॉर द 2 डायमेंशनल, ऐसे ही सेम चीज है 3 डायमेंशनल में आप लोगों के पास 8 क्वाड्रेंट होते हैं। अब 8 क्वाड्रेंट में से एक ऐसा क्वाड्रेंट होता है जहां पे सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होती है, एक और होता है, दो होते हैं एक्चुअली में। तो हमें आज बात करनी है इस टॉपिक के ऊपर जब भी आप लोगों को पॉजिटिव ऑक्टेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर ही थोड़ा सा लिमिट का प्रॉब्लम है कि आप लोगों को लिमिट्स में समझनी जरूरी चीजें हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये बता दिया था कि हमारी जो लिमिट्स है वो फिक्स रहने वाली है। आर की लिमिट 0 to 1, थीटा की लिमिट 0 to पाई और फाई की लिमिट 0 to 2 पाई। वो था ओवर द कंप्लीट सर्कल या कंप्लीट सफेयर, ओवर द कंप्लीट सफेयर। लेकिन यहाँ पर सफेयर तो है लेकिन पॉजिटिव ऑक्टेंट है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ी सी लिमिट्स बताता हूँ कि लिमिट्स क्या क्या आती हैं यहाँ पे, और ये भी लिमिट फॉर द पॉजिटिव ऑक्टेंट इट इज अ फिक्स। जैसे कि यहाँ पे हम लोग अगर सबसे पहले चेंज करें, इनटू द चेंजिंग इनटू द spherical coordinates। ठीक है, चेंजिंग इनटू द spherical coordinate, x की वैल्यू आप लोगों की फिक्स है भाई r sin थीटा, यहाँ पे r sin थीटा cos फाई। नेक्स्ट y इज इक्वल टू द r sin थीटा sin फाई एंड z इज इक्वल टू द r cos थीटा, ये रहती है। अगर ये चीज रहती है, द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन भी लिख लेते हैं। अभी रीजन क्या आएगा, द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन, द रीजन ऑफ द इंटीग्रेशन कैन बी, ठीक है। अब ये जो क्या आने वाला देखना भाई, v इज इक्वल टू द r थीटा कमा फाई सच दैट 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे देखिएगा जैसे यार उस केस में, पहले वाले केस में वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, तो लिमिट्स आप लोगों के पास 0 to 1 आ गई थी फॉर द r। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अपने पास a स्क्वायर है, जैसा मैंने बताया था यार, यहाँ पे आप लोगों को उसका अंडर रूट लेके ही लिमिट लिखनी पड़ती है, दैट इज यहाँ पे अब आएगा a आएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं थीटा की लिमिट क्या आने वाली है। देखो थीटा की जो लिमिट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ थीटा की लिमिट है ना 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू π/2, क्योंकि यहाँ पे आप पॉजिटिव ऑक्टेंट में है, आप ये मान के चलिए भी हमें सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक का ही
लिमिट लेना है। और सेम फॉर द फाई आल्सो, 0 फाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2, ये आप लोगों के पास लिमिट्स आएंगी। अगर ये लिमिट्स पता चल गई हैं, अब आप लोग देखना वैल्यू सब्स्टिट्यूट जब आप लोग यहाँ पे करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। मैं करके बताता हूँ। सो द so to solve we have to integrate, so to integrate the given, यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं, x y और z dx dy dz दिस विल बी इज इक्वल टू द ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ, देखो x y z की क्या वैल्यू है, x y z की हमारे पास वैल्यू है r sin थीटा cos, रखते हैं यहाँ पे, ये मिल जाएगा r sin थीटा cos फाई, ये x की वैल्यू रखी। अब y की जगह पे रखते हैं, y की वैल्यू है अपने पास r sin थीटा sin फाई, ऐसे ही z की वैल्यू रखते हैं आप लोग, तो z क्या आ जाएगा, r cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज तो हमने सिर्फ x y z की रखी। अब साथ में यार यहाँ पे अरे एक और चीज थी ना, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये चीज भी थी हमें इंटीग्रेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी जो लिमिट्स हैं वो देखो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आप लोगों का ए स्क्वायर के बराबर था। आप लोग यहाँ पर ए स्क्वायर की बजाय ना ये आर में रख सकते हो, सारा का सारा, सारा का सारा आर में रखना है। ये बात ना थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, तभी मैं ये सम करा रहा हूँ कि यहाँ पे हमें इसको आर में रखना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ ए स्क्वायर आप लोग यहाँ पे आर स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि आर की जो लिमिट्स है वो 0 टू ए जा रही है ना, 0 टू ए, इसीलिए यहाँ पे हम उसकी ए स्क्वायर की रिप्लेसमेंट आर के साथ कर देंगे। ठीक है, अब साथ में जब हमने ये लिख लिया, हमारा यहाँ पे जकोबियन भी तो आता था, ठीक है ना, जकोबियन, और जकोबियन की जो वैल्यू थी, मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ खिसका देता हूँ, और जो जकोबियन की वैल्यू थी वो थी आर स्क्वायर साइन थीटा। ये सारी की सारी अभी तक की इंटीग्रेशन के फंक्शंस ये हैं। साथ में क्या आ जाएगा, डी आर डी थीटा और डी फाई, ये चीज। अब आप लोगों का वही काम है भाई, इंटीग्रेशन के जो सारे वेरिएबल्स हैं वो एक तरफ कर दो, क्योंकि आप लोगों के पास जो लिमिट्स हैं वो सारी की सारी लिमिट्स अपनी कांस्टेंट है ना। तो मैं यहाँ पे आर के लिमिट लिखता हूँ भाई, आर अपना वेरी कर रहा था फ्रॉम द 0 टू ए कर रहा था, और आर के जो फंक्शन लिखे आ रहे हैं वो कौन कौन से फंक्शन है, देखो जरा, यहाँ पे था आर साइन, ठीक है, क्या क्या फंक्शन है देखो, एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और यहाँ पे आर स्क्वायर है, और एक यहाँ पे आर स्क्वायर, ये कितने पावर बन गई, ये बन गई आर रेज टू पावर 7 बन गया भाई। सो आर रेज टू पावर 7 डी आर, एक तो ये आ गया इनटू, अब रखते हैं थीटा वाली लिमिट्स, यानी कि थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, थीटा की लिमिट्स क्या क्या आ रही है देखो, एक तो ये साइन थीटा, एक तो ये साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और एक ये कॉस थीटा है, और एक ये साइन थीटा है। तो कितने फंक्शन यहाँ पे बन गए आप लोगों को, ये मिल गया अपने पास साइन क्यूब थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का फाइव, फाइव वेरी कर रहा था 0 टू पाई बाय 2 कर रहा था। अब फाइव वाले कितने फंक्शन है, जैसे एक कॉस फाइव है और एक साइन फाइव है, सिर्फ दो फंक्शन है, ठीक है, कॉस फाइव इंटू साइन फाइव, ये दो फंक्शंस है, हम लोग इंटीग्रेशन इनकी विद रिस्पेक्ट टू दी फाइव करेंगे। अब नेक्स्ट बारी आती है यहाँ पे r7 की इंटीग्रेशन करने की, तो r raised to power 7 दिस इज गोइंग टू गिव यू r raised to power 8 by 8 एंड लिमिट विल वेरी फ्रॉम 0 टू द a। मूविंग फर्दर, यहाँ पे अपने को दोनों केसेस में, क्योंकि साइन और कॉस है, हम यहाँ पे वेलिस फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे वेलिस फार्मूला लगाऊं, इसका आंसर क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले तो भाई 3 है, तो 3 -1 से शुरुआत होती है अपनी न्यूमिनेटर में, -1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। मैं सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए लगा रहा हूँ पहले, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ साइन के लिए, तो यार 2 आ गया। अब मैं 2 - 2 कर दूंगा वो तो 0 हो जाएगा, मतलब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। अच्छा, इनटू यहाँ पे cos की पावर है 1, तो 1 - 1 अगर मैं पहले पे ही कर दूंगा तो वो तो 0 दे देगा, बट वो भी नहीं मैं लिख सकता, तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 लिखता हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पे क्या मिलेगा देखिएगा जी, 3 इंटू 1 है, सॉरी 3 + 1 है पहले, क्योंकि हम m+n करते हैं, तो 4 इंटू, और साथ में क्या आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पे साथ में मिलेगा 4 में से 2 कम करने पड़ेंगे, विच इज गोइंग टू गिव यू 2। और यहाँ पे हम लोग इंटू पाई बाय 2 नहीं करने वाले, है कि नहीं, क्योंकि अगर इंटू पाई बाय 2 कर दिया वो तो हो ही नहीं पाएगा। हमारे पास फंक्शन जो है, मतलब जो पावर जो है साइन की और कॉस की, वो पावर आप लोगों के पास इवन थोड़ी ना है, तो यहाँ पे ये चीज कर ही नहीं पाएंगे। सो इसका इंटीग्रेशन यही आ गया,
अब अगर किसी को डाउट है कि सर यहाँ पे क्या फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, भाई साहब ये देखो यहाँ पे जो लिमिट है वो आप लोगों की 0 to π/2 जा रही है ना। ऑलरेडी द लिमिट्स आर इन द 0 to π/2 फॉर्मेट, तो हमें यहाँ पे कोई कुछ भी चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इनटू यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं भाई, क्या आएगा ये, जैसे यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो भाई 1 - 1 तो होगा नहीं, अकेला यहाँ पे 1 ही आएगा, और साइन का भी यहाँ पे अकेला 1 ही आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, दोनों का सम आएगा, दैट इज 2। और अगर नेक्स्ट स्टेप में आप 2 - 2 करने जाओगे तो वो तो 0 दे देगा, हमें वहां तक पहुंचना ही नहीं। इनटू यहाँ पे भी π/2 हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो सम है वो बेशक इवन आ रहा है, लेकिन पावर जो है पावर इवन ही है, दोनों की दोनों पावर इवन जब होती है सिर्फ तभी हम π/2 कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से अपने को आंसर जो मिल जाएगा, अगर आप लोग यहाँ पे ए आर की जगह पे ए सब्सटीट्यूट करेंगे तो यू विल गेट a⁻8/8 इनटू ये 2 और ये 2 कट जाएगा, दिस इज गोइंग टू गिव यू 1/4, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। सो ये आ गया अपना फाइनल आंसर a⁻8/60। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये सम थोड़ा सा इजी लगा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, डायरेक्ट आप लोगों के पास लिमिट जो थी वो 0 to π/2 थी। ठीक, अगर मैं एक और क्वेश्चन करा दूं तो ये मेरे एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, बट कोई बात नहीं, मैं इनको नेक्स्ट सम में नेक्स्ट एक्सरसाइज में लेकर आता हूँ, आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, जिसमें हम लोग कुछ और एक आधा सम सिमिलर कुछ ऐसा ही सम और डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पक्का करेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो जी, हैव अ वेरी गुड डे। आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है व्हाट्सएप चैनल का भी, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़े, बहुत सारा मैथ्स रिलेटेड कंटेंट मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आता हूँ हमेशा। बट आप लोग ये वीडियो को लाइक थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा सा प्लीज, इससे अगर आप लाइक करेंगे ना तब मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में।